अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स। लंग्स से डिसऑर्डर में मेन जो डिसऑर्डर है वो है हमारे पास सीओपीडी। सीओपीडी इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में सीओपीडी लिखा जाता है। सी फॉर क्रॉनिक, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, पी फॉर पल्मोनरी, डी फॉर डिजीज। ये है क्या? ये इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ये इन्फेक्शन है किसका? लंग्स का। अब ये लंग्स से इस इन्फ्लेमेशन को, इस इन्फेक्शन को कॉज कौन कर रहा है? इसमें मल्टीपल कॉजेज हैं इसके। सबसे बड़ा इसमें कॉज टोबैको स्मोकिंग हम लेते हैं, सिगरेट नोशी, चाहे वो हुक्के की सूरत में हो चाहे वो सिगरेट की सूरत में हो। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स कहते हैं पोल्यूशन काजिंग एजेंट को, हवा के अंदर आलूदगी काज करने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स जो है वो कहते हैं। तो अगर जो है पोल्यूशन वाला, आलूदगी वाला माहौल हो और उस हवा में मुसलसल सांस लेते रहें, मुसलसल उसी में रहें, तो इसकी वजह से सीओपीडी हो सकता है। केमिकल फ्यूम्स, केमिकल से निकलने वाला जो धुआं होता है या ऐसा धुआं जिसमें केमिकल जो है ना वो शामिल होते हैं, जिसको रीजन जो है वो केमिकल बेस होती है, उनको हम केमिकल फ्यूम्स कहते हैं। तो जो केमिकल वाला धुआं है ये भी इसको कॉज कर सकता है। हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स हैं ये भी सीओपीडी को, यानी रेस्पिरेटरी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, सांस लेने में रुकावट आ सकती है, उसकी ये वजूहात भी हो सकते हैं। हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं और केमिकल फ्यूम्स हो सकते हैं। थर्ड हम लेते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में एक कुदरती रुझान होता है जीन्स के अंदर या मौरूसी तौर पर, यानी वालिदैन के अंदर अगर लंग्स के डिसऑर्डर जो है मौजूद हो तो वो जेनेटिकली उनके बच्चों के अंदर, जरूरी नहीं कि हमेशा ही हो, हाँ, लेकिन उनमें आम लोगों की निस्बत रुझान उनमें ज्यादा होगा जिनके वालिदैन को भी ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो। इसमें स्पेसिफिकली एक प्रोटीन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सीओपीडी काज हो सकता है। अल्फा इसमें हम लेते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर डेफिशिएंट हो, ये अगर कम मौजूद हो, कम प्रोड्यूस हो जेनेटिकली, तो इसकी वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीओपीडी की, इस ऑब्स्ट्रक्शन की, इस सांस लेने के अंदर रुकावट की। इलामात क्या होती है, कैसे पता चलता है कि किसी पर्सन को ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या ये लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है? तो इसकी कुछ इलामात हैं, लाइक इसमें परसिस्टेंट कफ हो सकती है, मुसलसल रहने वाली खांसी होती है, इसमें स्पुटम की प्रोडक्शन है, यानी बलगमी जो खांसी होती है, बलगम की जो है ना वो प्रोडक्शन होती है इसके अंदर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, रुकावट आ रही है सांस लेने में, उनको मसाइल होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी बहुत जल्दी इनका सांस उखड़ सकता है। वीजिंग चेस्ट है, जब ये सांस लेते हैं तो इसमें जो है मतलब सांस में से इस तरह की आवाज आती है जिस तरह सीटियों की आवाज है, तो ये वीजिंग चेस्ट इसको कहा जाता है। ये भी सिम्टम है किसका? ये सीओपीडी का जो है सिम्टम हमारे पास। फटीग है, थकावट बहुत जल्दी हो सकती है। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार लंग इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी एक सिम्टम है कि पेशेंट के अंदर सीओपीडी की अपीयरेंस है। अब बात करेंगे हम इसकी ट्रीटमेंट की। सीओपीडी इनक्योरेबल है, लाइलाज है, क्योंकि हमने कहा ये जेनेटिकली भी जन्म हो सकता है और लंबे अरसे तक रहे। और ज्यादातर हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत सारे डिजीजेस में जब लास्ट वाली स्टेजेस या एंड वाली स्टेजेस या सीवियर कंडीशन हो जाती है तब उसके इलाज की तरफ लोग चलते हैं। सो वैसे भी ये इनक्योरेबल है, तो लेकिन इस इनक्योरेबल डिसऑर्डर को स्लो डाउन किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसकी लामात को कम किया जा सकता है। किस तरह से? अगर हम मिनिमाइज कर दें एक्सपोजर टू स्मोक,
यानी चूंकि इसके कॉजेज में से एक कॉज जो स्मोक के साथ कंटिन्यूअस एक्सपोजर है, चाहे वो बंदा स्मोकिंग कर रहा हो या स्मोकिंग करने वाले दोस्तों के साथ बैठ रहा हो। तो स्मोकिंग तो नुकसानदेह है ही, लेकिन स्मोकिंग वाले दोस्तों की कंपनी भी नुकसानदेह होती है। तो ये मुसलसल एक्सपोजर अगर हो रहा है तो ये सीओपीडी हो सकता है। इसको मिनिमाइज कर दें, इस एक्सपोजर को, स्मोक के साथ एक्सपोजर को कम कर दें। पोल्यूटेंट्स जो हवा के अंदर आलूदगी, उसको जो है ना इसके साथ एक्सपोजर को कम कर दिया जाए, और केमिकल जो फ्यूम्स हैं इनके साथ एक्सपोजर को कम कर दें, तो इस डिसऑर्डर को भी मिनिमाइज किया जा सकता, खत्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है। सेकेंडली हम इसमें थेरेपीज लेते हैं, कुछ इसमें इलाज होते हैं, लाइक इसमें कुछ ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो ब्रोनकाई को डायलेट करवाती हैं, ब्रोनकाई को खोलती हैं, यानी सांस की जो नालियां हैं उनको खोलेंगी और उनकी बंदिश को जो है ये ओपन अप जो है वो करेंगी, तो जो बंदिश उनकी रुकती जाएगी, या कह लें जो बंदिश जो होगी वो खुलती जाएगी, तो सांस लेने में आसानी और सांस में रवानी जो है ना वो आती जाएगी। इसी तरह कुछ स्पेशल स्टीरॉइड जो है, लाइक हम इसमें बात करेंगे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की, इनको अगर इनहेल किया जाए, स्प्रे जो है ना वो किया जाए नेजल स्प्रे की फॉर्म में, या किसी भी सूरत में अगर उसको इनहेल किया जाए नेबुलाइजेशन के थ्रू, चाहे इनहेल हो रहा हो, तो इस इनहेलेशन के जरिए से भी क्या होता है, लंग्स की जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। पुल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है, इसमें सांस का जो तवाज़ुन है उसको बेहतर बनाया जाता है, इसमें सांस लेने के अमल में रवानी लाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी है, जिसके अंदर क्या है कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, एक्सटर्नली ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, ताकि इसमें ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी आ रही है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन किया जाए। और अगर ये सीवियर किस्म का है और बार बार होने वाला इन्फेक्शन है, उस सूरत में क्या करते हैं, लंग को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो लंग ट्रांसप्लांटेशन भी इसके ट्रीटमेंट में शामिल है। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंशियल ट्यूब सूज जाती हैं, उनका रास्ता तंग हो जाता है और ज्यादा म्यूकस बनने लगता है। ये म्यूकस हवा का रास्ता रोककर सांस लेना मुश्किल बना देता है। इसकी बड़ी वजह सिगरेट का धुआं, एयर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल डस्ट होते हैं। धीरे धीरे वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। स्मोकिंग छोड़ना, ब्रोंकोडिलेटर्स, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और जरूरत पर ऑक्सीजन थेरेपी सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। Chronic bronchitis लेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज है उसी की ये एक टाइप है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें जो ब्रोंकाई होते हैं उनकी इंटरनल जो स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो मतलब कह लीजिए कि जो एयरवे है वो पार्शली कह सकते हैं हम इसको ब्लॉक जो है ना वो रह सकता है, प्रॉपर इसमें ब्रीदिंग जो है वो नहीं होगी। अच्छा, इसके ब्रोंकाइटिस के या ब्रोंकाई के जो इन्फेक्शन है, ब्रोंकाई के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, उसके कॉजेज क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। सिगरेट स्मोक है, इसमें जो सिगरेट का धुआं होता है वो इसको कॉज करता है, एयर पोल्यूशन इसको कॉज कर सकती है, और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो इंडस्ट्रियल डस्ट होता है, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाली ऐसी आलूदा हवा जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह मौजूद हों, वो भी कॉज कर सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। अब बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के इफेक्ट्स की, कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, स्वेलिंग कॉज कर सकता है, ये नैरो कर सकता है, यानी जो हवा की नालियां हैं जो ब्रोंकाई और उससे बाद आगे जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, या फिर हम इसमें जो बात करेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आगे जो ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं उनकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से जो हवा का गुजरगाह थी वो तंग हो गई है, तो ये नैरोइंग हो सकती है ब्रोंकियल ट्यूब्स की। म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि हमें मालूम है रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्स होती हैं उनके इंटरनल जो वॉल है वहां पे म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, जिसका मेजर जो है ना फंक्शन क्या है, ये इन्फेक्शन से बचाना है। बट चूंकि अब ये इन्फेक्शन हो चुका है तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, या बेसिकली तो म्यूकस प्रोड्यूस हो रही थी, बट इस म्यूकस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी,
इंक्रीज कर जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब चूंकि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं, तो क्रोनिक जो भी इंफेक्शन होता है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, वो लंबे अरसे तक चलता है। और इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक इसके सिम्टम्स रह सकते हैं। ये इतने लंबे अरसे तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट जो है वो कर सकता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, इसकी इलामात की, तो ये बिल्कुल वही वाले सिम्टम्स हैं जो, चूंकि ये टाइप ऑफ सीओपीडी है तो सारे सिम्टम्स वही आएंगे। इसके साथ एडिशनल हम चेस्ट टाइटनेस लेंगे, यानी सीने में घुटन जो है ना वो होती है, सांस जो है वो प्रॉपर नहीं आता क्योंकि सांस की नालियां जो है बंद हैं। बाकी सारे जो हमने सिम्टम पहले जो है ना वो लिए हैं, परसिस्टेंट कफ की बात कर लें हम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात कर लें हम, इसमें स्पुटम की प्रोडक्शन की बात कर लें हम, इसके अंदर अगर जो है वो बात करें वीजिंग चेस्ट की, तो ये भी इसकी इलामात में शामिल है। फटीग भी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो अगेन एंड अगेन हो रहे हैं, ये सारी जो इलामात सीओपीडी की हैं वो इसमें भी होती हैं। और इसके साथ साथ जो है चेस्ट टाइटनेस भी होती है, क्योंकि हवा की नालियां यहाँ पे क्या हो चुकी हैं, काफी हद तक नैरो हो चुकी हैं, तंग हो चुकी हैं। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, चूंकि मेजर इसका कॉज क्या है, सिगरेट स्मोक है, तो स्मोकिंग से अगर अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग को क्विट कर दिया जाए, स्मोकिंग छोड़ दी जाए या स्मोकर के करीब बैठना छोड़ दिया जाए, तो ये एक्सपोजर जितना कम होता जाएगा उतना ही जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो अपनी प्रॉपर हालत में आती जाएंगी, वो फंक्शनल होती जाएंगी। फिर हम इसमें थेरेपीज की बात करते हैं, तो ब्रोंको डायलेटर जो केमिकल्स की मदद से हवा की नालियां जो है ना वो खोली जाती हैं, या इसमें जो है हम बात करते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो केमिकल्स होते हैं, तो स्टीरॉइड की इनहेलेशन से भी सांस बहाल जो है ना वो हो सकती है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो वो थेरेपी भी यहाँ पे यूज हो सकती है। और ऑक्सीजन जो थेरेपी है वो भी यहाँ पे, तो थेरेपीज जितनी भी हैं सीओपीडी के अंदर, चारों की चारों थेरेपीज जो है वो इस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी यूज होते हैं। अब बात करेंगे जी हम एम्फीसीमा की। एम्फीसीमा क्या है? ये भी डिसऑर्डर है, लंग्स का डिसऑर्डर है। यहाँ एल्वियोलाई का नंबर कम होता जाएगा, साइज इंक्रीज करता जाएगा। हमने पढ़ा कि लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे लंग्स के। लेकिन अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ एल्वियोलाई कम हो जाए और एल्वियोलाई की जो स्ट्रक्चर है, या कह लें कि एल्वियोलाई की जो स्पेस है, वो एल्वियोलाई के फट जाने की वजह से, ब्रस्ट कर जाने की वजह से एल्वियोलाई का नंबर कम होता जाएगा। लेकिन जितने एल्वियोलाई रह गए होंगे उनका साइज जो है ना वो बड़ा होता जाएगा, जिस वजह से रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, वो सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एम्फीसीमा काज होता है। टाइप ऑफ सीओपीडी है ये भी, सीओपीडी की ये टाइप है। कॉजेज इसमें भी स्मोकिंग है, पॉल्यूटेंट्स हैं, फ्यूम, केमिकल जो फ्यूम्स हैं, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लाइक इसमें डेफिशिएंसी इसमें भी आ सकती है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एम्फीसीमा हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी वही है कि मौरूसी तौर पर भी इसमें रुझान ज्यादा होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि हर सूरत ही हो, लेकिन आम लोगों की निस्बत अगर वालिदैन के अंदर ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो या एलर्जिक डिसऑर्डर हो, तो वो उनके बच्चों के अंदर होने के चांस आम लोगों की निस्बत ज्यादा होते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसमें एक कॉज है एम्फीसीमा का। अगर हम इससे इफेक्ट की बात करें तो ये इफेक्ट किसको कर रहा है? ये एल्वियोलाई की जो इनर वॉल है, इनर वॉल ऑफ एल्वियोलाई। हमने एल्वियोलाई को लिया कि इसमें जो है ना वो क्लस्टर हैं, माइन्यूट जो है ना वो स्ट्रक्चर के, इस तरह ग्रेप लाइक क्लस्टर जो है ना वो बना होता है। तो इसमें होगा क्या, जो एल्वियोलाई की इनर वॉल है, ये इनर वॉल क्या होती जाती है? डैमेज होती जाती है। कंटिन्यूअसली स्मोक और पोल्यूटेंट्स और जो केमिकल फ्यूम्स हैं, ये बार बार जो है ना वो सांस की नालियों के जरिए से इकट्ठे होते जाते हैं एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई की दीवारों को क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं, डैमेज करते हैं। और इवन इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी दीवारें फट सकती हैं। जब ये दीवारें फट जाएंगी तो क्या है? एल्वियोलाई का नंबर कम हो जाएगा, बट जितने एल्वियोलाई रह जाएंगे उनका साइज बड़ा होता जाएगा। अब इसकी वजह से क्या है? लार्ज एयर स्पेसिस प्रोड्यूस होती जा रही हैं, बट नंबर ऑफ एल्वियोलाई
कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एल्वेलाई के कम हो जाने की वजह से रिड्यूस्ड सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज लिमिटेड होगा और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो रिड्यूस हो सकता है, वो कम हो सकता है। इसके सिम्टम्स की बात करें, इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात भी सीओपीडी वाली हैं। यानी कफिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, स्पुटम की प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, वीजिंग इसमें चेस्ट हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी वही है जो कि हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर लिए हैं कि स्मोकिंग को क्विट कर दिया जाए, या जो 4 हमने बेसिक थेरेपीज जो है ना वो ली हैं, चाहे वो इसमें पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन हो, ऑक्सीजन थेरेपी हो, या इसमें इनहेल किया जाए कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन्स हैं उनको। तो इसमें जो है ना वो क्या है, ये मतलब है हमारे पास थेरेपीज हैं जिन थेरेपीज की मदद से इसको ट्रीट किया जा सकता है। ब्रोंकोडाइलेटर जिनमें मतलब ना सिर्फ ब्रोंकियल ट्यूब्स बल्कि जो एल्वेलाई की इनर वॉल्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, उनको भी स्ट्रेंथ देने के लिए भी ब्रोंकोडाइलेटर यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। एम्फिसीमा के बारे में एक और जो है ना इंटरेस्टिंग चीज है, इसको स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, स्मोकर्स कफ कहते हैं इसको, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो वजह है वो स्मोकिंग होती है, मेन वजह इसकी। तो जो स्मोकर्स हैं या स्मोकर्स के जो फ्रेंड्स हैं, स्मोकर की कंपनी में बैठने वाले जो लोग हैं उनमें ये ज्यादातर होता है। और इसमें खांसी इतनी शदीद होती है, इतनी ज्यादा होती है कि एल्वेलाई की वॉल जो पहले वीक हो चुकी है, इनर वॉल जो डैमेज हो चुकी है इन केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स की वजह से, स्मोक की वजह से, फ्यूम की वजह से, वो इतनी वीक हो चुकी होती हैं कि बार बार होने वाली खांसी से ये फट जाती हैं। इवन इसके जो है ना वो क्या होता है कि वो ब्लड तक खांसी के साथ जो है आ सकता है। तो ये थी हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स। Emphysema is a chronic lung disease characterized by the permanent enlargement of air spaces due to destruction of the alveolar walls. As the lungs become overinflated, they lose their normal elastic recoil. Large subpleural bullae are formed.